सोचिए, आपके सामने एक ऐसा टैक्स बिल आता है जो पहली नज़र में किसी गणित की पहेली जैसा लगता है। स्वागत है इस एक्सप्लेनर में, जहां हम मशहूर सीए बलवंत जैन की एक बेहद दिलचस्प केस स्टडी को रिवर्स इंजीनियर करने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2026 के ये जो भारी भरकम टैक्स नियम है ना, ये असल जिंदगी में काम कैसे करते हैं। कागज पर लिखे जटिल नियम और असल कमाई पर सरकार का कैलकुलेशन। चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अब जरा इस बेहद डाइवर्सिफाइड और दिलचस्प पोर्टफोलियो की स्थिति देखिए। 20 लाख रुपए की बेस सैलरी, फिक्स डिपॉजिट से आ रहा सालाना 4 लाख रुपए का ब्याज, थोड़ा सा इक्विटी म्यूचुअल फंड का मुनाफा और फरवरी 2019 का एक पुराना कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। मतलब जब इतने अलग अलग तरह के इनकम स्ट्रीम्स एक साथ जुड़ते हैं ना, तो टैक्स का गणित सच में काफी पेचीदा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक एसेट क्लास का अपना एक बिल्कुल अलग नियम होता है, और इन्हीं अलग अलग एसेट्स के कॉम्बिनेशन से जो फाइनल टैक्स देनदारी निकल कर आती है वो है ठीक 1,29,740 रुपए। अब सवाल यह है कि ये आंकड़ा इतना रहस्यमयी क्यों है? मतलब सैलरी, एफडी, इक्विटी और वो पुराने डेट फंड्स मिलकर आखिर इस एकदम सटीक नंबर तक कैसे पहुंच गए? इस बड़े से रहस्य को सुलझाने के लिए हमें इस पूरे बिल को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना ही होगा। तो चलिए सबसे पहले हम डेट फंड्स को डीकोड करते हैं और समझते हैं अप्रैल 2023 का ये अहम विभाजन। यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो है एक बेहद सख्त टाइमलाइन। टैक्स के नजरिए से टैक्स फंड्स की दुनिया 1 अप्रैल 2023 के आधार पर 2 हिस्सों में बंटी है। इस तारीख से पहले किए गए निवेश 2 साल पूरे होने पर लॉन्ग टर्म माने जाते हैं और उन पर सीधे 12.5% का फ्लैट रेट लगता है, जो कि एक बहुत बड़ा टैक्स फायदा है। वहीं दूसरी तरफ इस तारीख को या उसके बाद किए गए किसी भी निवेश को सीधा शॉर्ट टर्म माना जाता है, जिस पर आपके नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से ही टैक्स लगता है। मतलब एक दिन का अंतर भी बहुत बड़ा टैक्स फायदा या नुकसान करा सकता है। अब इस स्लाइड में जो सबसे मजेदार बात है वो ये कि इस निवेशक का पुराना निवेश पुराने नियमों के दायरे में बिल्कुल परफेक्ट फिट बैठता है। देखिए, एबीएसएल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में निवेश फरवरी 2019 में हुआ था, यानी उस डेडलाइन से बहुत पहले। जब इसे फरवरी 2026 में रिडीम किया गया तो इससे 3,20,000 रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। तो पुराने नियम के तहत 12.5% का फ्लैट रेट लागू होने पर इसका टैक्स बनता है बिल्कुल ठीक 40,000 रुपए। अब आगे बढ़ते हैं इक्विटी और कैपिटल गेन्स की तरफ और समझते हैं अपवादों का नियम। ये टैक्स सिस्टम का एक ऐसा शानदार नियम या कह लीजिए अपवाद है जो निवेशकों को हमेशा याद रखना चाहिए। ये निवेश से होने वाले मुनाफे के एक बड़े हिस्से को टैक्स से बिल्कुल बचा लेता है। नियम कहता है कि अगर पूरे साल में इक्विटी से होने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपए से कम है तो उस पर 0 की दर से टैक्स लगता है। जी हाँ, बिल्कुल 0 टैक्स। तो जब हम इन नियमों को अपने पोर्टफोलियो पर लागू करते हैं तो क्या होता है? 1,20,000 रुपए का इक्विटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस लिमिट के अंदर है, इसलिए इस पूरे हिस्से पर टैक्स देनदारी हो गई 0। ये तो पूरी तरह से बच गया। लेकिन इक्विटी में शॉर्ट टर्म मुनाफे पर नियम अलग हैं। 30,000 रुपए के शॉर्ट टर्म मुनाफे पर 20% का फ्लैट रेट लगता है, जिससे यहां 6,000 रुपए का टैक्स बन जाता है। चलिए अब कैलकुलेशंस के अगले हिस्से पर आते हैं, सैलरी और फिक्स्ड डिपॉजिट यानी नॉर्मल इनकम की गणना। ये एकदम स्थिर और अनुमानित इनकम का हिस्सा है, तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। शुरुआत होती है 20 लाख रुपए की बेस सैलरी से। पुरानी टैक्स व्यवस्था यानी ओल्ड टैक्स रेजिम के तहत पहले 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाया जाता है, जिससे बेस सैलरी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन फिर फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाला 4 लाख रुपए का सालाना ब्याज इसमें जुड़ जाता है और ऐसे हमारी कुल नॉर्मल इनकम का आधार 23,25,000 रुपए तक पहुंचाता है। अब जब इस 23,25,000 रुपए की कुल नॉर्मल इनकम को स्टैंडर्ड टैक्स स्लैब रेट्स के हिसाब से प्रोसेस किया जाता है तो ये एक बड़ी देनदारी पैदा करता है, और वो अमाउंट है 78,750 रुपए। ये सिर्फ सैलरी और ब्याज का टैक्स है जो स्लैब सिस्टम की वजह से इतना बड़ा आकार ले लेता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने अंतिम टैक्स बिल की तरफ। चलिए सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कैसे सारे अलग अलग और जटिल टैक्स बकेट्स एक साथ मिलकर जुड़ रहे हैं। डेट फंड से आए 40,000 रुपए, इक्विटी के शॉर्ट टर्म मुनाफे से आए 6,000 रुपए और नॉर्मल इनकम वाले 78,750 रुपए। इन सभी को एक साथ जोड़ने पर जो बेस टैक्स देनदारी बनती है वो है 1,24,750 रुपए। पर रुकिए, कहानी अभी यहां खत्म नहीं हुई है।
यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात जो कभी नहीं भूलनी चाहिए, वो है अनिवार्य सेस। भारत में बेस कैलकुलेशन के बाद एक अंतिम कदम बाकी रहता है। 1,24,750 रुपए के इस बेस टैक्स पर जब 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस लगाया जाता है तो ये 4,990 रुपए की एक अतिरिक्त देनदारी और जोड़ देता है। और बस इस पूरी गणितीय यात्रा का अंत यहीं इस चार्ट के साथ होता है। 1,24,750 रुपए का बेस टैक्स और उसमें ये 4,990 रुपए का सेस। इन दोनों को मिलाइए और लीजिए, वो सटीक और रहस्यमयी नंबर हमारे सामने है। 1,29,740 रुपए का ग्रैंड टोटल टैक्स बिल। डेट फंड की टाइमलाइन से लेकर इक्विटी की छूट तक हर एक नियम ने इस बिल को यहां तक पहुंचाने में अपना रोल निभाया है। तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल उठता है। जैसे जैसे नए वित्तीय वर्ष की तैयारी का समय आता है, ये सोचना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या नियमों की इन छोटी छोटी बारीकियों और टाइमलाइन, खासकर अप्रैल 2023 से पहले वाले डेट फंड्स की जानकारी किसी भी पोर्टफोलियो के भविष्य को बदल सकती है। बिल्कुल, आज के इस एक्सप्लेनर से ये बात तो शीशे की तरह साफ है कि महज नियमों की जानकारी होना ही काफी नहीं है, बल्कि सही टाइमिंग ही वो असली चाबी है जो टैक्स के इस पूरे खेल को किसी भी निवेशक के पक्ष में मोड़ सकती है। तो अगली बार जब अपनी टैक्स प्लानिंग करें तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। Your success our priority.